आज हम लोग नेट जेएस का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेट जेएस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक रिएक्ट जेएस का ही अल्टरनेटिव है और एडवांस फॉर्म है रिएक्ट जेएस का। जिसमें आपको रिएक्ट राउटर का यूज नहीं करना पड़ता है। मतलब रिएक्ट राउटर आपको यूआरएल बाय डिफॉल्ट ये बना करके दे देता है और थोड़ा ज़्यादा फास्ट है रिएक्ट से। एंड कुछ इसमें फीचर्स हैं जो ज़्यादा बेहतर है अदर फ्रेमवर्क्स के मुकाबले। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से नेक्स्ट जेएस प्लेलिस्ट को। तो सबसे पहले अगर इसका बात करें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या, तो ओके, ये रहा इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये जो अभी लेटेस्ट इसका चल रहा है, लेटेस्ट जो नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है वो, उसके लिए आपको नोड मॉड्यूल 18.18 से ऊपर का वर्जन चाहिए तभी आपका चलेगा। एंड देन अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं नेट जेएस में, तो आपको npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप को टर्मिनल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेवरल क्वेश्चन पूछने जाएंगे 8-9 को, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के पूछे जाएंगे। जैसे आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, आप टाइप स्पीड उसमें यूज करना चाहते हैं या नहीं, टेलविन सीएसएस यूज करना चाहते हैं या नहीं, एंड लाइक दैट। जो उसको ये करने के बाद आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। अगर आप मैनुअली ही सेटअप करना चाहते हैं या फिर ऑल डिपेंडेंसी को खुद मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस कमांड को यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको एक डायरेक्टरी रहेगा, ऐप डायरेक्टरी रहेगा। ऐप डायरेक्टरी के अंदर में ही आपको जो भी करना है, मतलब फाइल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी फोल्डर बनाना है, पेजेस बनाना है, वो उसी के अंदर में बनेगा। तो ऐप के अंदर में एक लेआउट डॉट जेएस करके एक फाइल होगा। ये लेआउट डॉट जेएसएस जो है सिंपल हमें ये बताएगा कि हमारा वेब पेज दिखेगा कैसे। लाइक अगर कुछ पेजेस फूटर सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, तो इसमें जो कोड होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं। यानी ये सेम कोड आपको सर्विसेज पेज में भी देखने को हैं, अबाउट पेज में भी देखने के लिए मिलते हैं, कॉन्टैक्ट पेज पे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उन कोडेड को रिडंडेंट मतलब बार बार ना लिखने पड़े हर पेज पे, यहीं पे एक कंपोनेंट के अंदर लिख कर पास कर दें, तो उस और तो वो दिख जाएंगे। और ये चिल्ड्रेन में क्या है, चिल्ड्रेन का मतलब हो गया वो फाइल चलेगा जो जो उस लेआउट जहाँ पे अकर कर रहा है, यानी कि अगर एडमिन का लेआउट है, तो एडमिन के अंदर में जो जो फोल्डर है, एडमिन के अंदर में हो सकते हैं, एक यूजर्स का फोल्डर हो सकता है, एक सेफ का फोल्डर हो सकता है, तो उस पे ये चीजें चलेगी। एंड देन उसके आगे है, अगर आप प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं तो npm run dev कमांड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम्म, ठीक है, इंस्टॉलेशन होने के बाद जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर, आप दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो आपको जब भी काम करना है तो ऐप के अंदर में काम करना है, और दूसरा है कि आप ऐप को डायरेक्ट एसआरसी के अंदर में भी डाल के अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो यही है, आपको बाय डिफॉल्ट ऐप राउटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसमें राउटिंग ऑलरेडी यूआरएल मिल जाता है आपको। जैसे ही यूआरएल बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर में पेज डॉट जेएस फाइल बनाइए, और पेज डॉट जेएस फाइल जो होगा वहीं उसका राउटिंग होगा, यूआरएल हो जाएगा। एंड देन ये फाइल है नेक्स्ट config डॉट फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन करता है नेक्स्ट जेएस को। डॉट एनवी फाइल फॉर्मेट वेरिएबल इसमें रखता है इसमें। लाइक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें है एक लेआउट फाइल होगा जो हमारे वेब पेज का लेआउट डिजाइन करेगा। पेज डॉट जेएस होगा, सिंपल हर फोल्डर में पेज डॉट जेएस फाइल होगा, उसका इंडेक्स पेज हो गया। लाइक और एडमिन के अंदर पेज डॉट जेएस डाल दिए पेज, तो वो उस पेज का इंडेक्स फाइल हो गया। एबॉटस के अंदर में अगर पेज डॉट जेएस है, तो उस पेज का इंडेक्स पेज हो गया। वही इसी तरह से एक लोडिंग पे फाइल है, तो लोडिंग फाइल जो है अगर हिट करेंगे तो वो यूआई को लोड करेगा। नोट फाउंड पेज, एरर पेज, ग्लोबल पेज, राउट पेज, टेम्पलेट पेज एंड डिफॉल्ट पेज ये है। नेस्टेड राउटिंग, राउटिंग मतलब यूआरएल लिखने का। तो यूआरएल लिखने का एक तरीका ये है कि फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर में अपना पेज डॉट जेएस को लिखिए, तो वो डायरेक्ट जो फोल्डर का नाम होगा वहां से लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम से उठा लेगा अपना ये उसका राउट। एंड नेस्टेड फोल्डर का भी कंसेप्ट है। फोल्डर के अंदर में फोल्डर, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में 4 व्हीकल है,
फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होगा तब भी वो नेस्टेड राउट के अंदर में आ जाएगा। एंड देन इफ आई अच्छा, इस पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो npm क्रिएट नेक्स्ट स्टेप कमांड का यूज कर सकते हैं। उसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm रन डेव का यूज किया जाता है। इसके बाद अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट का टर्मिनल में आप को रन करते हैं तो आपको इस तरह का एक डायरेक्टरी मतलब फ्रेमवर्क डिजाइन करके वो दे देता है आपको, जिसमें एक डॉट नेक्स्ट फाइल रहेगा, नोड मॉड्यूल्स फाइल होगा, तो वो नोड मॉड्यूल को रहेगा, एक पब्लिक फोल्डर होगा। पब्लिक फोल्डर के अंदर में जितना भी स्टैटिक फाइल होगा, स्टैटिक फाइल को हम लोग रखेंगे, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब पब्लिक फोल्डर के अंदर में रखा जाएगा। उसके बाद एसआरसी फोल्डर एक होगा। एसआरसी के अंदर में एक ऐप फोल्डर होगा। ऐप फोल्डर के अंदर में हम अपना जितना भी हमको यूआरएल से रिलेटेड काम करनी है, और या फिर फोल्डर पेज डॉट जेएस वाली मैक्सिमम काम इसी के अंदर में होता है, ऐप फोल्डर के अंदर में होता है। एक आपको जो है ग्लोबल लेआउट डॉट सीएसएस मिलता है और ग्लोबल पेज डॉट जेएस मिलता है। तो सिंपल आपको बाय डिफॉल्ट कहें तो होम पेज ये हो गया। मेन ग्लोबल होम पेज जो होता है ये ऐप डॉट जेएस के बाहर में ही मिलता है। सो एंड अगेन राउटिंग का कंसेप्ट है, तो हर फोल्डर में जहाँ भी हमको राउटिंग बनना है, मतलब यूआरएल बनाना है उस पेज के लिए, तो जैसे ही हम पेज डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे ना, वो उस चीज का पाथ ले लेगा। जैसे एक ऐप है, ऐप फोल्डर के अंदर में जितना काम करना है हमको, उसके बाद प्रोडक्ट फोल्डर बनाए, प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर जैसे ही पेज डॉट जेएस लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट फोल्डर बन जाएगा। यूजर है, यूजर के अंदर में अगर सेटिंग नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस है, तो मेरा यूआरएल का पाथ बनेगा लोकल होस्ट 3000 यूआरएल, और उसके बाद सेटिंग्स। पेज लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेटिंग मतलब ऐप डायरेक्टरी का वो पाथ हमको दे देना है, वहीं उसका यूआरएल का पाथ बन जाएगा। कोर्स है तो अगर इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा वैल्यू हमारा, मतलब कोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपका कोड अगर यूआरएल का पाथ बहुत बड़ा बन रहा है तो ये नेगलेक्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में उस डायरेक्टरी को पास कर दें और वो उस डायरेक्टरी को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स के नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट जावा लिखें और ये आपका यूआरएल पाथ ले लेगा। उसी तरह डायनेमिक राउटिंग है, जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं, हर यूजर का अपना अलग अलग आईडी है, या फिर अलग अलग नाम है, तो उस केस में हम जो है उसे बिग ब्रैकेट के अंदर में अगर उस डायरेक्टरी को पास कर देंगे और उसके अंदर पेज डॉट जेएस बनाएंगे तो यहाँ पे वो डायनेमिक राउट हो जाएगा। और इसके अंदर आईडी के तौर पे आप कुछ भी दे सकते हैं ना, इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू देना है तो स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर उसी आईडी को फेच करना है तो परम्स के अंदर में आप जहाँ पे आपका पेज डॉट जेएस बन रहा है वहीं पे परम्स के अंदर में आप उसे पास कर दें फंक्शन कंपोनेंट में, और उसके बाद परम्स डॉट आईडी से आप उसे फेच कर सकते हैं। अगेन अगर आपको सभी राउट को फेच करना है, यानी कि सिंपली अगर हम कुछ भी रैंडम वैल्यू लिखे यूजर्स और उसको एरर पेज ना शो करा के उसे कुछ ना कुछ एक पेज बाय डिफॉल्ट उसको दिखाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट के अंदर में मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर में ट्रिपल डॉट के साथ एक फाइल बना लेंगे, उसके अंदर पेज डॉट जेएस रहेगा, और इसके बाद यूजर कुछ भी लिखेगा, लाइक एसआरसी ऐप के अंदर अगर ब्लॉग है तो यहाँ ऐप ऐप तक तो लोकल 3000 पोर्ट है हमारा। उसके बाद ब्लॉग है तो ब्लॉग के लिए ब्लॉग, आपको ब्लॉग के बाद कुछ भी लिखेगा यूजर ABCD या फिर कुछ भी लिखेगा तो उसे बाय डिफॉल्ट पोस्ट पेज पे उसे रेंडर कर देगा। यही इसका फायदा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि बिना ब्लॉग लिखे भी ये रन करने लगे, तो इसी को अगर डबल बिग ब्रैकेट के साथ पास करते हैं तो आप सिंपल कुछ भी लिखें तब भी रन करने लगेगा, मतलब ऑप्शनल हो जाएगा, ब्लॉग भी लिखना एक ऑप्शनल हो जाएगा। पहले तो एटलीस्ट ब्लॉग लिखना पड़ता था, अब ब्लॉग भी लिखना ऑप्शनल हो गया। सो अगेन पैरेलल राउटिंग या फिर कंडीशनल राउटिंग का भी एक फेज आता है नेक्स्ट जेएस में। तो कंडीशनल राउटिंग के लिए हम लोग जो है लेआउट में ही कोड कर लेते हैं कि इसमें कंडीशन लगा लेते हैं कि आप कौन सा कौन सा मतलब आप पेज चलाना चाहते हैं। जैसे कंडीशनल राउटिंग में एक आप ले लीजिए फाइल, एक फाइल का नाम @left है, एक फाइल का नाम @right है। इसमें कंडीशन लगाया हुआ है कि इस साइड वाला अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू ट्रू है, तो हमको लेफ्ट वाली कंपोनेंट चलाना है, नहीं तो फिर राइट वाला फोल्डर को चलाना है। तो अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ट्रू दिया हुआ है तो लेफ्ट का पेज डॉट जेएसएस लगेगा। तो सिंपली ऐसे ही इसमें नेक्स्ट जेएस में पैरेलल राउटिंग या फिर कंडीशनल राउट भी लगाया जाता है। अब उसके बाद लेआउट में हम लोग ये भी डिजाइन करते हैं हमारा कि वेब पेज कैसे दिखता है। लाइक हर पेज का हम लोग अपना अपना ये एडमिन अपना लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे लेआउट है तो लेआउट लेआउट पेज में ऑलरेडी हम यहाँ पे कोड कर दे रहे हैं कि
चिल्ड्रन का मतलब तो वो हो गया। एक मेरे पास ये फाइल है, एसआरसी है, एसआरसी के अंदर ऐप फाइल है, ऐप फाइल के अंदर में फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर में एडमिन फोल्डर है, एडमिन फोल्डर के अंदर में डैशबोर्ड फोल्डर है और प्रोफाइल फोल्डर है। तो पहले क्या बोल रहा है ना कि एडमिन हेडर नाम का एक कंपोनेंट रहेगा, वो चलेगा और उसके बाद चिल्ड्रन, यानी कि अगर अगर हम एडमिन डैशबोर्ड को, मतलब एडमिन डैशबोर्ड के अंदर में, तो डैशबोर्ड के अंदर में एक पेज और जेएसएस है, तो अगर हम इसको, इसका यूआरएल बनेगा लोकल होस्ट एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। जैसे ही हिट करेंगे तो सबसे पहले तो चलना चाहिए डैशबोर्ड पेज, ये पेज और जैसे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका लेआउट में जैसा डिजाइन किया हुआ है कि चिल्ड्रन कंपोनेंट, चिल्ड्रन चलाने से पहले उसका एडमिन हेडर नाम का एक कहीं पे कंपोनेंट है, उसको चलाना है, तो पहले वो चलेगा और उसके बाद जो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो है वो वाली कोड चलेगा। तो यही लेआउट का यही फायदा है कि हर पेज का भी अपना एक लेआउट बनाइए, और उससे पहले हेडर फूटर सेक्शन या फिर कुछ भी आप कोड पहले ही बैकएंड में चलाना चाहते हैं, उस कोड को चलने से पहले या फिर चलने के बाद में आप वो डिजाइन कर सकते हैं कि वेब पेज पे वो कैसा दिखेगा। अगेन नेट.जेएस में एक क्या होता है कि लिंकिंग का कंसेप्ट, मतलब यूआरएल का एक कंसेप्ट आता है। आप हर बार वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर तो यूआरएल चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसी के लिए आप जो है एक ये है कि नेक्स्ट जेएस में नेक्स्ट लिंक को इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद जो है एक लिंक टैग आता है। लिंक टैग के अंदर में एच आर एफ के अंदर में जो वैल्यू पास करेंगे वहीं उसका ये होगा। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे एडमिन था, डैशबोर्ड के अंदर में पेज है, तो इसका यूआरएल बनता है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट, उसके बाद एडमिन एंड डैशबोर्ड। बट आप जो है पहले ही अगर स्लैश लगा देते हैं तो वो लोकल होस्ट 3000 बाय डिफॉल्ट ले लेगा, एंड एडमिन और डैशबोर्ड आप वो लिखिए, और ये तो वैल्यू पास किया हुआ गो टू एडमिन डैशबोर्ड एक बना रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें शो कर देगी, शो कर देगा। और उसके बाद अगर आप प्रोफ आईडी का केस है, मतलब अगर भाई वेरियस यूजर है, यूजर का आईडी भी हमको शो करवाना है, तो उस केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूजर प्रोफाइल डॉलर साइन के साथ आईडी को फेच करेगा और उसके बाद वो शो कर देगा। एंड हम लोग राउटिंग सीखेंगे, तो नेक्स्ट जेएस में या फिर कुछ में भी दो तरह का राउटिंग होते हैं। एक क्लाइंट साइड राउटिंग होता है, क्लाइंट कंपोनेंट, और एक सर्वर कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक क्लाइंट कंपोनेंट, एक सर्वर कंपोनेंट। तो उससे पहले राउट सीखेंगे, तो आप सिंपल एक पुश फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, राउटर डॉट पुश, और डायरेक्ट इसके थ्रू भी एडमिन पे या फिर कहीं भी यूआरएल के थ्रू जा सकते हैं। मिली ये एक तरह का कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है, जिसके अंदर में हम बटन बना रहे हैं, बटन बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन चला रहे हैं, जैसे ही इस पे क्लिक किया जा रहा है, और ऑटो डॉट पुश नाम का फंक्शन चलेगा जो एडमिन डैशबोर्ड पे उसको रेंडर कर देगा हमको। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप लिंक टैग का यूज कर लें लिंक के अंदर में एच आर एफ के अंदर वो वैल्यू को इंसर्ट कर लें अपना। उसके बाद कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट के ऊपर में अगर यूज क्लाइंट लिख देते हैं तो वहीं आपको क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। एंड देन सीएसएस का बात होता है। वैसे तो नेक्स्ट.जेएस में आपको मिलता है बूटस्ट्रैप मिलता है, और बूटस्ट्रैप के साथ साथ आपको टेलविन सीएसएस मिलता है। आप मटेरियल यूआई वगैरह भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके, बट इसमें भी दो तरह से लगा सकते हैं। ग्लोबल सीएसएस के तौर पे आपको टेलविन सीएसएस और बूटस्ट्रैप तो मिल ही रहा है, तो आप जैसे नॉर्मल यूज किया जाता है कोड में, आप वैसे अपना कोड में क्लास नेम के अंदर में, क्लास नेम के अंदर में वैल्यू आप इंसर्ट करके और बूटस्ट्रैप या फिर टेलविन सीएसएस को यूज कर सकते हैं। एंड देन आप अगर अपना ही बनाना चाहते हैं कि हम ग्लोबल सीएसएस ना यूज करके अपना कोई मॉडल सीएसएस यूज करें, तो एक सीएसएस नाम का फोल्डर बनाएं। सीएसएस नाम का फोल्डर के अंदर में लर्न सीएसएस मॉडल डॉट सीएसएस नाम का एक फोल्डर बना लें, और उसके अंदर अपना सीएसएस का कोड लिख लें, और वहां से अपना इंपोर्ट करें जो भी अपना स्टाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। एंड देन हम इमेज कैसे नेक्स्ट.जेएस पे हम शो करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट.जेएस पे इमेज को शो कराना चाहते हैं, तो इमेज शो कराने के लिए सबसे पहले एसआरसी के अंदर में आपको बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक फोल्डर मिलता है। पब्लिक फोल्डर के अंदर में ही एक इमेज नाम का फोल्डर बनाए। इमेज नाम का फोल्डर के अंदर में जितने भी मतलब आपके इमेजेस हैं उसको इंसर्ट कराएं, और जितने भी इमेज हैं या फिर ऑडियो वीडियो जो भी है, इमेज फोल्डर के अंदर में रखें। वीडियो है तो वीडियो फोल्डर के अंदर में, ऑडियो है तो ऑडियो फोल्डर के अंदर में रखें। और उसको उसको क्या करेंगे ना, उसको जब आप कोड में यूज करना हो तो उसको इंपोर्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पब्लिक इमेज के अंदर से एक इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद उसे
इमेज टैग के अंदर एसआरसी के अंदर एज ए वैल्यू पास कर दिया, एसआरसी के अंदर एज ए वैल्यू पास कर दिया माई इमेज की तरह। मतलब इस वैल्यू को, इस इमेज को जो जहाँ रूट डायरेक्टरी से जहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है उसको नाम दिया गया है माई इमेज, और उसके बाद एसआरसी के अंदर एज ए वैल्यू इसे पास कर दिया गया है। देन अगेन उसके बाद डाटा फेचिंग का कंसेप्ट इसमें आता है नेक्स्ट.जेएस में, कि आप इमेज तो यूज कर लिए हैं, अब आपको डाटा फेच करना हो, जैसे अगर अलग अलग तरह के डाटा फेच करना हो, तो आप एक आपका कंपोनेंट बना लें, कोई भी कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर में सबसे पहले जो है ना एक फंक्शन, उसके लिए सिंपली तो अ, अभी तो डाटा फेचिंग के लिए हम लोग एक फेक एपीआई यूज कर रहे हैं। फेक एपीआई में ऑलरेडी डाटा वहाँ पे है, बस यूआरएल उठा करके वहां से हम डाटा को ला रहे हैं। तो एक ये इस वेबसाइट का नाम है http placeholder डॉट टाइप स्लैश पोस्ट। तो ये क्या है ना, फेक एपीआई दे देगा। तो क्या है, फेक एपीआई में जितना भी डाटा है जेसन के फॉर्मेट में हमको देगा, रिस्पॉन्स के अंदर में देगा, और इस रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये फंक्शन है हमारा जो फेच कर रहा है डाटा को। तो जब फेच कर रहा है तो सबसे पहले फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है हमारा, तो ये हमारा कॉन्स्ट लर्निंग डाटा फेच नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट है। इसके अंदर डाटा है, डाटा इक्वल टू अवेट, जो गेट डाटा है, गेट डाटा क्या कर रहा है ना, फंक्शन को कॉल कर रहा है। गेट डाटा तो हमारा यहाँ पे है। अब गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो गेट डाटा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ ये कॉल होगा, तो ये फंक्शन बॉडी में जाएगा। फंक्शन बॉडी में एज ए रिस्पॉन्स उसके पास पूरा डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि डाटा के पास क्या आ जाएगा, डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। उसके बाद डाटा पे जो है, डाटा में मैपिंग करके, अब वो जितना भी उसका डाटा के अंदर बॉडी है, जैसे जेसन फॉर्मेट में है, तो उसके पास 3 बॉडी हो गया। एक टाइटल है, एक बॉडी है उसका, और की के तौर पे तो आई इंक्रीमेंट हम चला रहे हैं यहाँ पे। आई बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू लेता है, तो हर बार अपना इंक्रीमेंट हो रहा है 0 1 2 3। तो पोस्ट टाइटल पोस्ट बॉडी उसको आप शो करा सकते हैं यहाँ पे। सो इतना पहले हम लोग देख लेते हैं अपने वेबसाइट पे। तो ये सिंपल पहला प्रोजेक्ट है, सी एच जीरो है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप जैसे ही लिखते हैं, तो वो ऐसा नाम का एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट होता है, जिसमें डॉट नेक्स्ट होता है, नोड मॉड्यूल्स होते हैं, फोल्डर आपको मिलता है, पब्लिक फोल्डर मिलता है। इसके अंदर में आप जो इमेजेस है, यानी स्टैटिक्स फाइल्स, जैसे इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो फाइल, इसको अंदर हम रखेंगे। एंड देन एसआरसी के अंदर में आपको एक ऐप फोल्डर मिलता है। ऐप फोल्डर के अंदर में जितना भी आपको पेजेस से रिलेटेड काम करनी है ना, वो आपको इसी के अंदर से करना है। एक आपको ग्लोबल पेज मिलता है जो बाय डिफॉल्ट या होम पेज हो गया। उसके बाद लेआउट डॉट जीएस है, जो भी ये भी एक ग्लोबल लेआउट डॉट जीएस है, पेज है, जो शो होगा। नाउ अगेन अब हम लोग सी एच वन पे चलते हैं। देन ओके, तो सबसे पहले हाँ, ये टर्मिनल मेरा क्लियर स्क्रीन हुआ टर्मिनल का। एंड देन अगर हम देखना चाहें कि सी एच वन का भी सेम सेम कहानी है, बट आप ये देख सकते हैं कि पब्लिक के अंदर में अगर हमको कोई भी ये यूज करना है, इमेज फोल्डर या फिर इमेज वीडियो ऑडियो, तो उसके लिए हम लोग इमेज फाइल बना लिए और उसके अंदर अपना फोटो इंसर्ट करा चुके हैं। देन ये तो पब्लिक की कहानी है। पब्लिक के अंदर हम लोग जितना भी स्टैटिक फाइल्स वगैरह है उसी को इंसर्ट कराते हैं। एंड देन सी एस एस जो फाइल है, जैसा मैंने बताया था कि अगर अपना ग्लोबल सी एस ना यूज करके, मतलब बूटस्ट्रैप या फिर टेलविन सी एस एस, मटेरियल यूआई का सी एस एस वगैरह नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप अपना सी एस एस ये भी अपना बना सकते हैं, कस्टम सी एस एस। जो एक सी एस एस नाम का फाइल बना लिया, उसके अंदर अपना जो भी सी एस लिखना हो लिख दे। एंड उसके बाद जो ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर में हाँ ये है, जैसा ये आप देख सकते हैं, एक कोर्स नाम का फोल्डर है, कोर्स के अंदर में जावा है, तो इसका यूआरएल पाथ क्या हो जाएगा, इसका अगर अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं तो कोर्स अनहिडन हो जाएगा, डायरेक्ट जावा आप लिखिए और ये पेज डॉट जेएसएक्स चल जाएगा जो भी है। एडमिन के अंदर में भी वही है। एडमिन के अंदर में डैशबोर्ड है, तो इसके अंदर नेस्टेड का कंसेप्ट आ गया। अब लोकल होस्ट 3000 एडमिन, उसके बाद डैशबोर्ड, इसके बाद ये लिखें तो सिर्फ डैशबोर्ड लिखें तो आपका ये प्रोजेक्ट चलने लगेगा, लाइक इट। तो ये यूआरएल का कहानी था, तो मैं ज़्यादा तो जाऊंगा नहीं। मैं बस ये आपको बता देना चाहता हूँ लिंक का। जैसे ये ये जो है एक लिंक नाम का आप कंपोनेंट बना लें, और जैसे ही लिंक नाम का कंपोनेंट बनाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप एक लिंक
लिंक HTML टैग का यूज कीजिए और उसके अंदर href के अंदर वो वैल्यू पास कर दिए। जैसे अब पहले ही स्लैश लग दिए तो वो इसका मतलब हो गया ना कि लोकल होस्ट 3000 और बाय डिफॉल्ट वो उठा लेगा और उसके बाद आपका गो टू एटमी डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे वो रेंडर कर देगा आपको। तो अगर हम रन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को तो रन करने के लिए npm run dev कमांड का यूज किया जाता है। हाँ, और ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चलता है हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट.js का। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट। हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं ये 3000 पोर्ट पे नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हेलो नेक्स्ट.js आया। हेलो नेक्स्ट.js कहाँ हुआ है तो अच्छा ये पेज कौन सा है? ये पेज ग्लोबल पेज है हमारा पास। ग्लोबल पेज कौन था? ऐप डायरेक्टर के बाहर वाला, जस्ट बाहर वाला, ये जो कहा गया था आपको ऐप एक वो पेज बनाया गया था। ये पेज जो .js जो है ये बाहर वाला पेज जो है अभी सबसे पहले यही चलेगा। तो ये हेलो नेक्स्ट.js सर्वर पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा एक कंपोनेंट है फंक्शन कंपोनेंट लिंक नाम का। तो लिंक के अंदर में हम लोगों ने लिखा है क्या, दो को यूआरएल बनाया है, एक गो टू एडमिन डैशबोर्ड, एक गो टू यूजर प्रोफाइल। तो आप जैसा देख सकते हैं प्रोजेक्ट में भी गो टू एडमिन डैशबोर्ड है और एंड देन गो टू यूजर प्रोफाइल है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडमिन पे हमें भेज देगा। देखिए जैसे एडमिन पे भेज दिया गया एडमिन डैशबोर्ड पे एंड देन यूजर यूजर पे क्लिक करेंगे तो यूजर प्रोफाइल पे हमको सेंड कर देगा। तो आप एडमिन डैशबोर्ड में ये देख सकते हैं ना कि एडमिन डैशबोर्ड के सबसे पहले क्या आ रहा है ना कि एडमिन डैशबोर्ड में एडमिन हेडर फॉर ऑल आ रहा है। ओके, एडमिन हेडर एडमिन डैशबोर्ड जैसे ये गए मेरा यूआरएल तो इसका था ना, एडमिन था, डैशबोर्ड था, पेज डॉट जेएसएस था। तो इसमें तो एडमिन डैशबोर्ड सिर्फ लिखा हुआ है बट इसमें इसमें कहीं भी ये ना लिखा हुआ है कि एडमिन डैशबोर्ड पे हमको एडमिन हेडर फॉर ऑल दिखाना है, शो कराना है। तो वो शो कहाँ से हो रहा है? तो ये शो जो है ना एडमिन के अंदर जो लेआउट डॉट जेएस बनाया जा रहा है फाइल, उसी के अंदर में लिख दिया गया है कि चिल्ड्रन को शो करने से पहले एडमिन हेडर नाम का कंपोनेंट चलना है। और एडमिन हेडर का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट फाइल में आप देख सकते हैं। एडमिन हेडर में कंपोनेंट में ये लिखा हुआ है एडमिन हेडर फॉर ऑल, एडमिन हेडर फॉर ऑल लिखा हुआ है। तो इस कारण ये कंपोनेंट मतलब एडमिन हेडर डॉट फॉर ऑल जो है एडमिन हेडर के अंदर में लिखा हुआ है। और लेआउट डॉट जेएस में ऑलरेडी हम डिजाइन कर दे रहे हैं कि चिल्ड्रन कंपोनेंट चलने से पहले एडमिन हेडर हमको चलना है। इस कारण से ये चल रहा है। लाइक अगर प्रोफाइल की बात करें तो सिंपल, अगर हम एडमिन और एडमिन के बाद प्रोफाइल अगर हम लिखें, ये फाइल भी अगर चलाएंगे इसमें भी कहीं एडमिन हेडर फॉर ऑल नहीं लिखा हुआ है। तो आप एडमिन और प्रोफाइल, एडमिन के बाद प्रोफाइल यूआरएल पे अगर चलते हैं एडमिन एंड देन प्रोफाइल, एडमिन का प्रोफाइल पे चलते तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं एडमिन हेडर फॉर ऑल, वो एडमिन प्रोफाइल से पहले आ रहा है। तो यही लेआउट का कहानी है कि लेआउट जो है अब प्रोजेक्ट का वेब पेज पे कैसे दिखेगा, ओरिएंटेशन को भी दिखाने में मदद करता है थोड़ा, या फिर बैकएंड में पहले कौन कोड चले या बाद में कौन कोड चले, या फिर अगर आप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पेज डॉट जेएसएस में है वो ऑलरेडी चलेगा। और नहीं तो फिर ग्लोबल लेआउट डॉट जीएस ही है जो सब पे वैलिड है। एंड देन हम लोग समझेंगे कि ये हमारा क्या है ना कंपोनेंट है। ये मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है। क्लाइंट कंपोनेंट कुछ नहीं, एक कंपोनेंट ही मतलब आप जो कंपोनेंट बनाते हैं वो नॉर्मल सर्वर कंपोनेंट होता है बट उसके ऊपर अगर यूज क्लाइंट लिख देते हैं तो वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। एंड देन अगर आपको सीएसएस मॉडल यूज करना हो तो अपना मॉडल यूज करना था, एक अपना मॉडल क्लास बनाई जैसे यहाँ पे बनाया गया है। सीएसएस एक फोल्डर डायरेक्टरी है, फोल्डर, और फोल्डर के अंदर में एक लर्न सीएसएस मॉडल डॉट मॉडल सीएसएस जो फाइल बनाया है वो फोल्डर बनाया होगा, फोल्डर नहीं फाइल बनाया हुआ है, उसको हम एज ए स्टाइल इंपोर्ट कर ले रहे हैं। और स्टाइल के अंदर में माई डॉट माई टेस्ट कलर नाम का कोई होगा एक, जिसके अंदर हमारा सीएसएस डिजाइन होगा, उसी को वो वैल्यू ले रहा है जिससे लर्न सी। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं लर्न सीएसएस मॉड्यूल, ये कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से, ये उसका आ रहा है, ये सीएसएस मॉड्यूल का आ रहा है। सीएसएस मॉड्यूल का कहानी है। एंड उसके बाद सर्वर कंपोनेंट तो सिंपल वही होता है कि आप नॉर्मल जो कंपोनेंट बनाते हैं वो सर्वर कंपोनेंट ही होता है। अगर इमेज यूज करना हो तो आप पब्लिक फोल्डर से उस जो भी आपको इमेज रखना है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना है। पब्लिक फोल्डर से अपना इमेज का पाथ उठा लें और उस पाथ को एज ए
कुछ भी नाम दे दें यहाँ पे, माई इमेज मैंने नाम दिया है उसे, और उसे एसआरसी एक इमेज टैग बना ले, इमेज टैग के अंदर में एसआरसी के अंदर में वैल्यू उसे इंसर्ट करा देना है, एज ए वैल्यू उसे पास कर देना है। इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। एंड देन यूज राउट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये ग्लोबल सीएसएस जो है ये बूटस्ट्रैप का यूज है या फिर टेलविन सीएसएस यूज किया गया है यहाँ पे। तो आप ग्लोबल सीएसएस तो सपोर्ट करता ही है, टेलविन सीएसएस या बूटस्ट्रैप, वो डायरेक्ट अपना क्लास नेम लिखें और क्लास नेम के अंदर में आप लगा सकते हैं। एंड देन हम लोग सीखेंगे डाटा फेचिंग के बारे में। तो डाटा हम लोग फेच कैसे कर रहे हैं, हम लोग डाटा फेच कैसे कर रहे हैं इसके बारे में। डाटा तो सबसे सबसे पहले ना, सबसे पहले मैंने एसिंक्रोनस एक फंक्शन बनाया है गेट डाटा के नाम से। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन बॉडी के तौर पे रिस्पॉन्स है, और फेच फेच का मैंने यूज कर रहा है इसके थ्रू जो है एक यूआरएल पास किया गया है। यूआरएल के थ्रू जो है एक ये यूआरएल एक एपीआई है, फेक एपीआई, जहाँ से डाटा उठ के आ रहा है, और ये डाटा जा रहा है रिस्पॉन्स के अंदर में। तो रिस्पॉन्स जो रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स ट्रांजेक्शन, लेकिन ये रिटर्न किसको कर रहा है, तो रिटर्न उसी को करेगा जहाँ पे ये कॉल हो रहा है। तो कॉल कहाँ पे हो रहा है, या ये कंपोनेंट है मेरे पास, लर्न डाटा फेचिंग नाम का एक कंपोनेंट है। अब उसके अंदर डाटा है, डाटा नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है, और इसके अंदर क्या कर रहा है, गेट डाटा को कॉल किया जा रहा है। तो गेट डाटा कॉल कर रहेगा, तो कॉल करेगा तो वैल्यू भी रिटर्न तो इसी को होगा, तो यानी कि डाटा डाटा का वैल्यू हो जाएगा रिस्पॉन्स के बराबर। डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स, जो रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो डाटा के अंदर में आ जाएगा। एंड डाटा पे हम लोग मैप चला करके वैल्यू को इटरेट करें, और हर वैल्यू को इटरेट करके अपना उसका टाइटल और बॉडी को गेट कर लेंगे। क्योंकि फिर ये जो एपीआई है ना, इसमें दो दो तरह के वैल्यूज मिल रहे हैं। एक डाटा का एक रिस्पॉन्स के तौर पे उसे टाइटल मिल रहा है, एक बॉडी मिल रहा है। तो जो हमने डाटा मैपिंग लगा कर टाइटल बॉडी को इटरेट कर लिया है, जो जैसा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। हम्म, ये रहा वेबसाइट, मतलब सबसे पहले ये डाटा आया और ये बॉडी आया। ये जीरो क्या है, वन क्या है, टू क्या है, ये इटरेटर है जो बाय डिफॉल्ट हर बार अपडेट होते जा रहा है, और बाय डिफॉल्ट जीरो से शुरू होता है। डाटा डॉट मैप जो हम लोगों ने आई लगाया है यहाँ पे, आई एज ए वैल्यू पास किया, उसके बाद पोस्ट डॉट टाइटल, तो इटरेट हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग ये होम पेज है, हम लोग ये भी समझेंगे ना कि होम पेज पे अलाइनमेंट कहाँ से आ रहा है, ऐसे अलाइन कैसे है कि हेलो, पहले हेलो और नेक्स्ट जैसे है, फिर एडमिन चलना है, फिर ये चलना है, यूज राउट लिखना है, फिर लर्न सर्वर कंपोनेंट है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये ग्लोबल पेज जो हमारा है ये है, ग्लोबल पेज में ही हम लोग लिख दिया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले हेलो नेक्स्ट लिखना है, जो ऑलरेडी वेबसाइट पे विजुअलाइज है। उसके बाद उसके बाद लिंक कंपोनेंट चलना है, यूज राइट कंपोनेंट चलना है, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट, और इसके अंदर जो जो कोड है वो कोड फेच होगा, रेंडर होगा, ये कंपोनेंट बना के। क्योंकि ज्यादातर रिएक्ट में भी, और रिएक्ट में जिस तरह से कंपोनेंट कंपोनेंट बना के पूरा काम होता है, इसमें भी वही है। आप कंपोनेंट बनाइए, कंपोनेंट के अंदर जितना काम करना है कीजिए, और उसी को आप कोड कीजिए और एक जगह दिखा दीजिए। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये सब जितने भी चीजें ना एज ए कंपोनेंट बना के पास किए जा रहे हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल। आगे आगे हम लोग सीखेंगे कि ये डाटा फेचिंग, हाँ तो डाटा फेचिंग भी हम लोग से, डाटा अगर फेच करना है ना, तो एक सेकंड, हाँ हाँ, डाटा फेच करना है एपीआई के थ्रू, हमको डाटा अगर हमको कहीं से लाना है, तो उसके लिए हम लोग यही यूज कर रहे हैं। ये इसके अंदर में पहले डाटा लाने के लिए तो एपीआई होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो एक ये हमारे पास फेक एपीआई है, जेसन हमको ऑलरेडी एक फेक एपीआई देता है। अभी आगे चल के हम लोग अपना भी एपीआई क्रिएट करेंगे, बट ये फेक एपीआई अभी बना के हमें दे रहा है, यहीं से हम लोग डाटा को ला रहे हैं। तो ये आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, सेम वेबसाइट ये है। आप क्रोम पे इसे कॉपी पेस्ट कीजिए तो एक फेक एपीआई आपको मिलेगा, ये ऐसा आपको एपीआई मिलेगा, और उसी एपीआई को रिस्पॉन्स में गेट करके, और यहाँ पे हम मैपिंग कर रहे हैं और उसे विजुअलाइज कर दिखा रहे हैं अपने वेबसाइट पे। दैट्स ऑल फॉर द डे। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट जेएस में एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।